नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की साइंस। ये हमारी क्लास 6 की जो साइंस है उसका ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के क्लास 6 की साइंस, जिसमें हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है कि विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे बल्ब है। इसमें क्या है, एक फिलामेंट जुड़ा रहता है। तो जो तंतु है, यही क्या है, जो ये तार बीच में लगे हुए हैं, इसमें ये क्या है बीच में, ये हमारे तंतु है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये क्या होता है कि टर्मिनलों से जुड़ा होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, टर्मिनल है जिससे ये विद्युत बल्ब जुड़ा हुआ है। तो विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने विद्युत चालक का एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, हमारे शरीर का ही पढ़ा था कि हमारा शरीर है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो जिनसे धारा प्रवाहित हो सकती है वो क्या कहलाएंगे, हमारे विद्युत चालक कहलाएंगे। और जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो क्या कहलाएंगे, विद्युत रोधी कहलाएंगे। मतलब कि जब धारा रुक जाएगी तो वो क्या हो गया, रोधक हो गया। और जब धारा रुकी ही नहीं, मतलब कि वो चलता गया है। जब धारा रुकी नहीं मतलब कि वो चलता गया है, इसीलिए वो क्या है, विद्युत चालक है। और जब धारा क्या है, रुक गई है, विद्युत धारा रुक गई है, तो वो क्या हो गया, हमारा विद्युत रोधक हो गया। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, कहने का मतलब है कि जो भी पदार्थ लोहे को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसमें ये गुण पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। तो ये प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि मैग्नेटाइट क्या है, कृत्रिम चुंबक है या फिर प्राकृतिक चुंबक है। तो जो मैग्नेटाइट है ये कैसी चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है। ये हमें प्रकृति से मिली है, ये इंसान ने नहीं बनाई है। और जो इंसान बनाता है उसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक। लेकिन मैग्नेटाइट किसका उदाहरण माना जाता है, तो मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जो चुंबक होता है वो किसे अपनी ओर आकर्षित करता है, पहला हो गया हमारा लोहा, जिसे चुंबक अपनी ओर खींचता है। दूसरा है हमारा निकिल, तीसरा है हमारा कोबाल्ट। जो ये पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को चुंबक क्या है, अपनी ओर खींच लेता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो जो ये चुंबक है, चुंबक क्या है, अगर आप इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो वो क्या है, कहाँ रोकेगी, उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर ही रोकेगी। तो अब इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक चुंबक खरीद कर लाइए बाहर से और उसमें क्या है, बीच में धागा बांध के ऐसे सीधे ही आप उंगली से सीधे उसका धागा पकड़ के और रखिए। तो जो चुंबक है वो कहाँ रोकेगी, आपकी उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर रोकेगी। नेक्स्ट हमारा, लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनसे क्या बनती है, चुंबक बनती है। और चुंबक बनाने की इस विधि का जो आविष्कार हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो इसके पहले भी हमने बात की थी कि जो चीजें मनुष्य बनाता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम। तो अगर मनुष्य ने चुंबक बनाई है तो वो कृत्रिम चुंबक हो गई। तो किससे बना है चुंबक, लोहे से बना है। लोहे के जो टुकड़े होते हैं उससे क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। तो जो ये लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो जो भी हम लोहे से
लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाएंगे तो वो हमारी कैसी कहलाएगी, कृत्रिम चुंबक कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम चुंबक के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि नाल चुंबक हो गई। नाल चुंबक किससे बनी है, ये लोहे के टुकड़ों से बनी है। नेक्स्ट क्या है, बेलनाकार, ये भी क्या है, कृत्रिम चुंबक है। छड़ चुंबक हो गई। तो ये सारे किससे बने हैं, लोहे के टुकड़ों से ही बने हैं, तो इसीलिए क्या है, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो जो 2/3 भाग है ये किससे घिरा हुआ है, हमारा जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्ति आपने जरूर सुनी होंगी कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये किनकी कविता है, तो ये है किनकी कविता, एस.टी. कोलरिज की कविता है। इन्होंने ये कविता कब लिखी थी, तो इन्होंने यह कविता 1798 में लिखी थी। और इनकी जो कविता है वो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसी कविता में इन्होंने कहा था कि हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। नेक्स्ट हमारा महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि महासागर और जलीय भाग, इनके बीच जल के चक्रण को क्या कहते हैं, इनके बीच जल के चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। तो एक बार समझते हैं कि जल चक्र होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी जल, जैसे कि आपकी नदी, तालाब, झरने, इन सभी का जल आकर कहाँ रुकता है, समुद्र में आकर मिल जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे सूर्य की रोशनी ऊपर से पड़ती है तो यहाँ क्या होती है, वाष्प बनती है, और वाष्प बनती है, और वाष्प कहाँ, ऊपर जाती है। बादल उसे खींच लेते हैं अपनी ओर, और जब बादल उसे अपनी ओर खींच लेते हैं तो उसी वाष्प से क्या है, उन्हीं वाष्पों की बूंदों से बादल क्या होता है, जल बनाता है, और फिर जल को क्या है, वर्षा देता है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है कि सबसे पहले वाष्प बनेगी, और फिर उस वाष्प को बादल अपनी ओर खींचेंगे, और फिर उसी वाष्प को क्या है, बादल वर्षा के रूप में वो जो वाष्प का जल है वो कहाँ, वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है कि पहले वाष्प बनेगी, उस वाष्प को बादल खींचेंगे, और उसी वाष्प को वर्षा के रूप में बादल क्या है, नीचे गिरा देते हैं। तो ये होता है हमारा जल चक्र। नेक्स्ट हमारा वायु में वाष्पन एवं वाष्प उत्सर्जन से जल वाष्प मिलते रहती है। तो जो वायु में, हवा में क्या है, वाष्पन एवं वाष्प उत्सर्जन होता है, उससे क्या मिलता है, जल वाष्प मिलती रहती है, जैसे कि हमने अभी इसमें जल चक्र में भी बात की है। नेक्स्ट है कि जल वाष्प वायु में संघनित्र होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। तो इसकी बात हमने अभी पहले ही कर ली है कि जो जल चक्र होता है वो कैसे होता है। तो वही लिखा है यहाँ भी कि जो जल वाष्प होता है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी तो क्या है, जल वाष्प बनी, और जल वाष्प क्या है, इकट्ठी हुई। संघनित्र का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो वो जल वाष्प जो पूरी की पूरी जल वाष्प बनी है वो क्या हुई, इकट्ठी हुई, और छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या है, बादल में जाके हमें दिखाई देने लगती है। और वही छोटी बूंदें क्या है, इकट्ठी होकर किसके रूप में जमीन पर आ जाती है, तो वर्षा के रूप में कभी देखने को मिलती है, तो कभी हिम के रूप में हमें देखने को मिलती है, और कभी क्या है, ओले के रूप में हमें देखने को मिलती है, क्या, वही जल वाष्प। नेक्स्ट है वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, कुओं, तालाबों तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। तो जो वर्षा होते हैं, ओले होते हैं, या फिर हिम होते हैं, नदी, कुएं, तालाब, ये मिट्टी हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, जल की पुनः पूर्ति करते हैं। मतलब कि बारिश हुई, बारिश कहाँ, जमीन पर होगी, फिर जमीन से पानी कहाँ, ऊपर चला जाता है वाष्प के रूप में। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यही बोला है कि जल की पूर्ति क्या है, बार बार होती रहती है, और इसी कारण से होती है, किसके कारण से, जल वाष्प के कारण ही जल की पुनः पूर्ति
होती रहती है। नेक्स्ट हमारा गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो जो गतिशील वायु होती है उसे क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वायु जगह घेरती है। एकदम सही है कि वायु क्या है? जगह घेरती है। नेक्स्ट है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। तो जो जल होता है, मिट्टी होती है, इसमें क्या है? वायु उपस्थित होती है। वायु हर जगह उपस्थित होती है। आपके रूम में भी क्या है? वायु है। अगर वायु नहीं होगी तो आप सांस कैसे लेंगे? तो यही है कि वायु क्या है? हर जगह होती है और जगह भी घेरती है। हर जगह होती है और क्या है? जगह भी घेरती है। तो इसी प्रकार से जल हो गया, मिट्टी हो गया, सभी में क्या है? वायु उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। तो जो वायु होती है, हवा होती है, ये किसका मिश्रण माना जाता है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि वायु जो आपकी हवा है, ये किन गैसों का मिश्रण है? तो ये किन किन गैसों का मिश्रण माना जाता है वायु को या फिर हवा को? तो ये माना जाता है आपका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और भी अन्य गैसें हैं जिन गैसों का क्या है? ये वायु क्या है? मिश्रण है। जिन गैसों से मिलकर वायु बनती है और इसमें हमारे कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को क्या है? घेरे हुए चारों ओर से, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतुओं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जो वायु है, वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? पौधे एवं जंतु दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो एकदम सही बात है कि जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, वो दोनों ही ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पौधे हैं, अगर पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो क्या है? जितने भी जंतु वो सारे के सारे जीवित नहीं रह पाएंगे। जंतु क्या करते हैं? जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट है हमारा केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका बना हुआ है सीटेट में कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुए को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। यहाँ आपका केचुए है, तो लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है। लाल केचुए में क्या है? एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। तो कभी कभी गिजर्ड भी पूछ लिया जाए। अगर आपसे गिजर्ड पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गिजर्ड किसमें होता है। तो गिजर्ड जो है लाल केचुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। तो जो आपके रसोई घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, पौधे निकलते हैं और जंतु के अपशिष्ट निकलते हैं, इन सब से जो खाद में हम उसे परिवर्तित करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है रसोई घर के कचरे को अथवा लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अब जो आपका रसोई घर से जो कचरा है और लाल केचुओं द्वारा जो आपका कंपोस्ट किया है, उस कंपोस्ट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। जब आपकी कंपोस्टिंग हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हो? वर्मी कंपोस्ट करते हो। नेक्स्ट है पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जो आपकी पत्ती होती है, सभी को लगता है कि केवल पत्तियों में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन पत्तियों के अलावा भी जो आपके हरे भाग होते हैं पौधे के, जैसे कि आपके हरे तने हो गए, किसी में क्या होता है? हरे तने होते हैं, किसी में हरी शाखाएं होती हैं, इनसे भी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय करने को कम करने के लिए
पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका कैक्टस का पेड़ हो गया। अब कैक्टस का जो पेड़ है ये आपको कहाँ मिलेगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इन्हीं का मतलब है कि जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उसमें वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय करने को अगर कम करना है, जल को बहने से अगर रोकना है, तो उसके लिए क्या करती है कि ये पत्तियां क्या कर लेती है? कांटे का रूप धारण कर लेती है। और इन पत्तियों के हरे तने भी होते हैं जिनसे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। नेक्स्ट है वीनस फ्लाईट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। तो कीटभक्षी पेड़ पौधे के क्या है? जो वीनस फ्लाईट्रैप हो गया और दूसरा सनड्यू, ये क्या है? कीटभक्षी पेड़ पौधों के उदाहरण माने जाते हैं। कौन कौन से? वीनस फ्लाईट्रैप एवं सनड्यू। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्या है? क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है और सूर्य का प्रकाश। इन दोनों के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पूरी नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहे। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।